गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए थे एक्सरसाइज में उनको सॉल्व किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप चैप्टर में थ्योरी में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। मान लीजिए आपसे पूछा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो आपने पहले कर ली है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो भी आपने पहले कर ली है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हैं, उन्हें हम केवल यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन अब तक नहीं किए उन्हें हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है, तो पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में या अपघटन अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट केवल वन होगा और वन रिएक्टेंट से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो टू और मोर देन टू सब्सटेंस बनेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। और मैंने आपको साथ ही बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम किसी भी सब्सटेंस के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी वहां उसे देनी पड़ेगी। क्योंकि एनर्जी नहीं देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे और न्यू सब्सटेंसेस में वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट वन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे टू और मोर देन टू। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट किसकी होगी यहाँ पर, एनर्जी की, ठीक है। तो ये तो ये आपकी फर्स्ट मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ ही ये भी समझेंगे कि ये इसकी ऑपोजिट क्यों है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, नंबर फर्स्ट बात, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होंगे टू और मोर देन टू, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वन ओनली, वन प्रोडक्ट। उसके बाद अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपको एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कार्बन के जलाने पर, कार्बन को आपने जलाया, लकड़ी को जलाया, लकड़ी के जलाने पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्लस लाइट, दोनों चीजें। तो मतलब तीसरा क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो अंतर क्या हुआ, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उनमें एनर्जी रिलीज होती है और जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनमें एनर्जी यूज की जाती है, एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज which is substance breaks down into two or more substances. In these reactions energy source is required. जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमें ब्रेक करना है किसको, AgCl को। तो AgCl को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस हमें रखनी पड़ेगी, और लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म है। तो AgCl को ब्रेक करने के लिए लाइट की प्रेजेंस चाहिए और यहाँ पर क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2 बनेगा। तो किसका एग्जांपल है ये, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, AgCl ने, सिल्वर क्लोराइड ने क्या बना लिया, सिल्वर और क्लोरीन, दो सब्सटेंस बनाई, किसने, केवल एक सब्सटेंस ने। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। तो ये जो एग्जांपल है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और साथ ही साथ जो दूसरा हम देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उनमें टू और मोर सब्सटेंस मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं और उसमें क्या होता है, एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम लकड़ी या कोयले का दहन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी को वहां पर दिखाया गया है किस फॉर्म में, डेल्टा एच की फॉर्म में। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी सोर्स इन फॉर्म ऑफ। तो क्या है, जैसे हमने पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप पढ़े थे हमने, ठीक है।
मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 टाइप होते हैं, लेकिन हम 3 टाइप कंसिडर करते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है? डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या होगा? डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। दूसरा होगा डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। और तीसरा जो है डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट होगा। ठीक है, तो तीनों के हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं एक एक। अब उसमें क्या है, नंबर फर्स्ट दिया है आपको, जो एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी सोर्स जो है वो आपका किस फॉर्म में है? थर्मल। ठीक है, हीट की फॉर्म में है। तो हीट की फॉर्म में होने पर हम क्या करेंगे? FeSO4 है हमारे पास। ठीक है, FeSO4 आयरन सल्फेट हमारे पास है। ठीक है, तो आयरन सल्फेट को क्या किया हमने? हीट किया, या आप कह सकते हैं गर्म किया। गर्म करने पर क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो FeSO4 से क्या है? एक रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? मोर देन 2। देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर हमने हीट से यहाँ पर क्या कर दिया? डिकम्पोजिशन कर दिया। तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, या थर्मल डिकम्पोजिशन हिंदी में बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, नंबर सेकंड है लाइट। लाइट का एग्जांपल हमने अभी ये लिखा था, इस एज इट इज यहाँ पे लिख दो भाई। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और यहां पर क्या बना? सिल्वर प्लस क्लोरीन बना। ठीक है, जो नंबर थर्ड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो क्या होगा? वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में जो लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, वे कौन होते हैं? हमारे आयंस होते हैं। ठीक है, और वो आयंस कहाँ से मिलेंगे हमें? उसी सॉल्यूशन में से, या फिर अगर वाटर है तो उसी वाटर में से। कैसे होंगे एक बार ध्यान से देख लेंगे। H2O है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जो H प्लस होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और जो OH माइनस होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपकी समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है? तो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपसे बताया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है या वहां से हटा देता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन ए रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर समझाया है a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इस a ने इस b को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और x के साथ खुद एक नया सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा? Fe प्लस CuSO4 हम पढ़ चुके हैं। जब आयरन नीडल को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो वहां पर क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है, FeSO4 बनता है, प्लस जो कॉपर है, कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर्ड। ठीक है, ब्लू कलर्ड। और जो आपका फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? फेरस ने आयरन ने कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि वे रिएक्शन जिनमें
दो एटम्स या दो आयंस, ठीक है, दो एटम या दो आयन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या अदला बदली करते हैं। तो वही यहाँ पर देखेंगे हम, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और आयंस एक्सचेंज विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ध्यान से देखेंगे, ए बी प्लस सी डी, ये जो ए है ये चला गया सी के साथ, और ये जो बी है ये चला गया डी के साथ, ठीक है, समझ में आया। तो क्या हुआ, दोनों में से आप समझ सकते हैं, या इस तरह समझिए इसे कि जो ए है, ए को हमने कर दिया डी के साथ और बी को कर दिया सी के साथ, ए डी प्लस बी सी। कैसे, अगर हम ए को कहते हैं पॉजिटिव, बी को कहते हैं निगेटिव, सी को कहते हैं पॉजिटिव और डी को फिर कहते हैं निगेटिव, तो ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, दोनों एक साथ चले गए यहाँ पर, बी निगेटिव है सी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक साथ चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस हुए, दोनों के माइनस और प्लस, दोनों के निगेटिव और पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के निगेटिव पॉजिटिव के साथ चले गए। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, NH4OH प्लस NaCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। NH4Cl को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH बनता है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग होती है, जब सिल्वर का शोधन होता है, तब रिकवरी ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर प्राप्त की जाती है कहां से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से जब हमको सिल्वर प्राप्त करनी होती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, जो कॉपर होता है, बाई कॉपर मेटल, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की जब रिफाइनिंग की जाती है तो हम वहां पर कॉपर मेटल का यूज क्यों करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसकी आपको लिखनी है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉपर, सबसे पहले देखेंगे यूज क्यों करते हैं, जो कि जो कॉपर है, कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ, AgNO3 प्लस Cu, जब कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई या इसके सॉल्यूशन में कॉपर को डाला गया तो कॉपर ने सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने पर यहाँ पर क्या बना, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag या सिल्वर, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, और साथ में क्या बनेगा, सिल्वर को यहाँ से अलग कर देगा और सिल्वर हमारी रिफाइंड हो जाएगी, हम वहां से सिल्वर को अलग हटा लेंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हुई आपकी किसकी, AgNO3 सॉल्यूशन में से Ag को रिप्लेस करने की, किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि वे सब्सटेंस जो विलयन में एज इट इज पड़े रहते हैं, विलयन की तली में बैठ जाते हैं ठोस अवस्था में ही, ठीक है, या फिर इनसोल्यूबल एविले फॉर्म में, तो वही क्या कहलाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं या प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। और इन्हीं के नाम पर हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया का। एग्जाम्पल देख लेंगे एक बार, जब हम सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 को जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, दोनों एक्वस फॉर्म में है, Na2CO3 भी एक्वस है और कैल्शियम क्लोराइड भी एक्वस है, और एक्वस मैंने आपको बताया था कि इन्हें जल में घोलने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन करते हैं और डिनोट करते हैं AQ लिखकर नीचे ब्रैकेट में, ठीक है, समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो
Na2CO3 है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, उसके बाद क्या होगा, जो NaCl है NaCl होगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे और प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, देखो मैंने वहां पर लगा दिया, एक डाउनवर्ड एरो लगाया है, तो डाउनवर्ड एरो से ही हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बने हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। एक एलिमेंट एक्स है जिसका कलर होता है शाइनी ब्राउन। ठीक है, चमकदार भूरा रंग। ऑन हीटिंग इन एयर, वायु में गर्म करने पर, बिकम्स ब्लैक, काला हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कॉपर होता है, कॉपर को जब एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हीट करने पर कॉपर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसकी रिएक्शन होती है कैसे, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू CuO। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण कॉपर ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए, ये रंग कैसा होगा यहाँ पर, ब्लैक कलर्ड, और ये कैसा होता है आपका, शाइनी ब्राउन। ठीक है, तो शाइनी ब्राउन जो कॉपर है उसका कलर चेंज हो गया किसमें, ब्लैक में, किसके कारण, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहां से, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में। अब ये था क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको करा रखा है, उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साथ ही ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हमने यहाँ भी देख लिया, एक कार्बन से कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कोरोजन के बारे में। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। ठीक है, तो जो वो जंग बना है वो जंग लग जाता है किस पर, आयरन पर। तो जंग लगने से बचाने के लिए, या आप कह सकते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, छोटा सा आंसर लिखेंगे, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हिंदी में क्या लिखेंगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट का लेप कर देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन वी पेंटेड आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए कोई आयरन आर्टिकल है आपका। ठीक है, ये एक आयरन का बॉक्स है। ठीक है भाई, एक बॉक्स आयरन का, तो इस बॉक्स पर आपने क्या किया, एक पेंट का एक कवर चढ़ा दी, एक लेयर बना दी पेंट की। ठीक है, अब पेंट की एक लेयर बनने के बाद जो वो लेयर है वो आयरन की सरफेस के और एयर के बीच में एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, मतलब क्या करती है, आयरन को या लोहे को वायु के संपर्क में आने से रोकती है, और जब लोहा वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और वहां पर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में, ये भी आपको पहले करा रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी पर आधारित है, जो है आपका रेंसिडिटी और कोरोजन। दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई आपकी शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।